नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहस की कमी नहीं पड़नी चाहिए। अगर बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम को लेकर लोग ज्यादा व्हाट्सएप के लिए मीम बनाने लगे तो उन्हें नए मीम बनाने का मौका देना भी एक तरह आपदा में अवसर के समान है। लोग खुद ही इस काम में लगे हुए हैं कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह फेवरेट टॉपिक बन चुका है कि किस नेता के नाम पर स्टेडियम से लेकर क्या क्या है। अब बहस का नया टॉपिक आया है। अहमदाबाद में मोटेरा ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार हुआ है। क्षमता के हिसाब से अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। यानी आज भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच शुरू हुआ है वह नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। नए स्टेडियम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और नए नाम की शिला पट्टिका का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। इस मौके पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि स्टेडियम की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वे गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात को लेकर विवाद हो गया कि प्रसार भारती और समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने ट्वीट में सरदार पटेल स्टेडियम के उद्घाटन की बात लिखी है। इन सब के डिटेल में जाने से क्या लाभ, डिटेल कहीं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से हैरान हैं, उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन को याद करना चाहिए, जिन्होंने मई 2014 में ही कहा था कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तब 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और यह खबरें छपी भी हैं कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के भारत को बनाने वाले नायकों का समृद्ध इतिहास रहा है। युवा मन को उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। तब इस बात की बहुत तारीफ हुई थी कि प्रधानमंत्री महिमा मंडन की राजनीति से कोसों दूर है, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उससे कुछ साल पहले यूपी में मायावती की बहुत आलोचना हुई थी। बीजेपी ने की थी कि अपने जीवन काल में अपनी ही मूर्ति बनवा ली है उन्होंने। कई नेताओं के जीवन काल में ऐसा हो चुका है। बहरहाल आज पारस जैन खुद को दूरदर्शी महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने पहले ही ऐसा सोच लिया कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, लेकिन रोक दिया गया। मगर अब गृह मंत्री को कौन रोक सकता है। समुद्र वसने देवी। गृह मंत्री अमित शाह अपने सहयोगी मंत्री के साथ उस नाम पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिखा है। अब कौन याद दिलाना चाहेगा, कौन पूछेगा कि इसके लिए प्रधानमंत्री कैसे तैयार हो गए। वो तो अपने बारे में स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने का विरोध करते थे, अब उनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोचा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के शिक्षा मंत्री को ऐसा करने से तो रोक दिया, लेकिन उन्हीं की सरकार के दो कद्दावर मंत्री उनके नाम से स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या करूं। 12 फरवरी 2015 की बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने नाम पर मंदिर बनाए जाने का विचार पसंद नहीं आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने खबर पड़ी है कि मेरे नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। मैं हतप्रभ हूं। यह भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। यह मंदिर गुजरात के ही एक गांव में बनने वाला था। तब मंदिर बनाने वाले जयेश पटेल ने कहा कि अब मंदिर में मोदी की जगह भारत माता की प्रतिमा होगी। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल के कथन को ट्वीट किया है कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बहुत सुंदर, कैसे सत्य सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड, जय शाह अध्यक्ष, हम दो हमारे दो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसका उद्घाटन हो चुका है। यह बहुत अच्छा टॉपिक भी है। बहकाने का मंत्र है या नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन बहस होगी तो शायद यह जवाब भी मिल जाए कि राष्ट्रपति को क्या प्रधानमंत्री के नाम से स्टेडियम का उद्घाटन करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री खुद को पढ़ाए जाने या खुद के मंदिर बनाने का विरोध करते थे, उनकी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वैसे भी बात करनी है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भौगोलिक सीमा में बंद किया जा सकता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भौगोलिक बंदिशों से आजाद कर दिया। भारत के भीतर भारत को लेकर, भारत के बाहर भारत को लेकर सवाल इसलिए ना उठाए जाएं कि उससे भारत की क्या छवि बनती है भीतर या बाहर, या पाकिस्तान या चीन के चैनलों में विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दिखाया जाता है, उनके बयानों को। इन कुतर्कों को लेकर कई साल से गोदी मीडिया के स्टूडियो में बहस हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रिश्तेदारों के समूह में यह बात मानी जा चुकी है कि भारत में होने वाले ट्विटर ट्रेंड की खबरें अगर पाकिस्तान या अमेरिका में छपती हैं तो भारत की बदनामी होती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले की कॉपी में आर्टिकल 19 की व्याख्या पहले से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। इसके एक हिस्से में जज लिखते हैं कि यहां तक कि भारतीय गणतंत्र के संस्थापकों ने भी अलग अलग मतों को उचित सम्मान दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में असहमति के अधिकार को मजबूती के साथ जोड़ा गया है। मेरे सुचिंतित विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में दुनिया भर के श्रोताओं को आकर्षित करने का अधिकार भी शामिल है। संचार पर कोई भी भौगोलिक बंदिश नहीं है। एक नागरिक का मौलिक अधिकार बनता है कि वह देश के बाहर श्रोताओं तक पहुंचने के लिए संचार को प्रेषित करने और ग्रहण करने के श्रेष्ठ माध्यमों का इस्तेमाल करे, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोकल लेवल पर लिखना ग्लोबल हो जाता है। फेसबुक और इंस्टा पर आपका लिखा कहीं भी पढ़ा जा सकता है और आपको कहीं से भी कोई फॉलो कर सकता है। चीन के अखबार में आपकी टिप्पणी छप जाए, इसका मतलब यह नहीं कि आपने चीन से साठगांठ कर ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि 2020 के साल में चीन भारत का पहले नंबर का व्यापारिक साझेदार बन गया। यह भारत सरकार का डेटा है। जिस समय 200 से अधिक मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए, कुछ ठेकों को रद्द करने की खबरें आईं या फुलझड़ियां लड़ियों के बहिष्कार से आपको राष्ट्रवाद का मंत्र दिया जा रहा था, उसी समय चीन भारत के साथ अपना कारोबार भी बढ़ा रहा था। भारत आयात किए जा रहा था चीन से। अमेरिका पहले नंबर का साझेदार था, लेकिन अब चीन हो गया है। व्यापार की मात्रा में जरूर कमी आई है। जब किसानों को बहकाने का मंत्र मांगा जा रहा है तो चेक करते रहिए कि इस तरह से मंत्रों से कहीं आप तो नहीं बहकाए गए हैं, माने कह रहे हैं। रवीश, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। मैं सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो संविधान की व्याख्या नहीं करती, लेकिन संविधान के और लॉ के प्रावधान को उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे इस केस में जज के सामने ये मुद्दा था कि क्या आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है किसी ग्लोबल ऑडियंस के लिए या नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने अपने लॉ को अप्लाई किया। देखिए, 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस ऑर्डर में जो पैराग्राफ आपने अभी जिक्र किया उसमें हुआ है। एक तो ये कि संविधान सभा में डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन था। आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस के लोग थे तो दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लेफ्ट का भी वहां रिप्रेजेंटेशन था, मौलाना हसरत मोहानी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी थे। ये बात जज ने बिल्कुल सही कही है कि राइट टू डिसेंट जो है वो अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 10-12 साल में सुप्रीम कोर्ट के डिसेंटिंग ओपिनियन भी बहुत कम आने लगे हैं। देखिए, डिसेंट की इंपॉर्टेंस जो है, जो इसमें धर्मेंद्र राणा कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आइडियाज हों, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हों, वो सारे ओपिनियन, वो सारे आइडियाज एक्सप्रेस होने चाहिए। और क्यों एक्सप्रेस होने चाहिए कि मार्केट प्लेस में जब सारे आइडियाज आ जाएंगे और कंपटीशन ऑफ आइडियाज होगा, उससे सच बाहर आएगा। अगर आप किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने से रोकते हैं तो लोगों को लगेगा वही सच था। तो अगर आप झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तब भी आपको वो आइडिया जो आपको लग रहा है झूठ है, उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। जैसे अगर यह महसूस होता हो कि ये फार्म लॉस किसानों के बहुत फायदे में है, तो फिर जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें भी बोलने देना चाहिए, ताकि लोग एक सही ओपिनियन बना लें और वो देख लें कि जो खिलाफ बोल रहे हैं उनके आर्गुमेंट्स में कोई दम नहीं है। देखिए, जेल में रहते हुए भी आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन रहता है। बहुत ज्यादा किताबें और अच्छी किताबें जेलों में लिखी गई हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट कहा जज ने कि ग्लोबल ऑडियंस, ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी तक आर्टिकल 19 के बारे में ये बात क्लियरली नहीं कही गई थी। और ये भी बात कही उन्होंने कि बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है
वो इस्तेमाल करने का हक है। आप देखिए कि ये केसेस हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इंदिरा जी ने ये कह दिया था कि अखबार जो है वो 10 पेज से ज्यादा का नहीं छपेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। कोई एक न्यूज़पेपर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो मद्रास में नहीं आएगा, उसके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो जो वॉल्यूम है और सर्कुलेशन है उसका भी राइट है। और फिर ये जो 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ की बात कह रहे हैं, इसमें अनुच्छेद 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस दी हैं, डिफेमेशन मत कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत कीजिए, विदेशों से भारत के रिश्ते खराब मत कीजिए, देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई ऐसी बात मत कहिए जो उससे नुकसान पहुंचता हो। जैसे रामदेव जी की किताब पर पाबंदी लगी हुई है, अब वो किताब आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो ये 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ से आप बाहर चले गए। मैं ये समझता हूं कि जो पूरा एक इस केस में जज कहना चाह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप हर चीज कह सकते हैं मगर वायलेंस ना करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। वक्त के साथ संविधान की धाराएं नदियों की धाराओं की तरह नए नए रास्ते खोजती रहती हैं। बिना सबूतों के दिशा को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने संविधान की पाठशाला में दिशा ए रवि को हमेशा के लिए अनिवार्य चैप्टर बना दिया है। क्या इस जजमेंट को अब शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के आलोक में देखा जा सकता है? हाल की इन खबरों और विश्लेषणों पर आपका ध्यान तो गया होगा कि 15 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में ऑनलाइन सेमिनारों के लिए नए नियम जोड़े हैं। यदि कोई सरकारी संस्थान भारत की सुरक्षा और आंतरिक मामलों जैसे कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्यों पर कोई ऑनलाइन कार्यक्रम, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग आदि करना चाहता है तो उन्हें पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइन में लिखा है कि ऐसे किसी कार्यक्रम में भारतीय डेलीगेशन द्वारा दी जाने वाली जानकारी और प्रेजेंटेशन का विश्लेषण किया जाएगा, उसकी स्क्रूटिनी होगी। मतलब आपके शोध पत्र को कोई जांच सकता है, कौन करेगा इसमें नहीं लिखा है। अनुमति मिलने के दौरान कार्यक्रम का लिंक विदेश मंत्रालय के साथ साझा करना होगा। सभी मंत्रालयों, पीएसयू, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को कार्यक्रम और उसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए अनुमति लेनी होगी। जिन कार्यक्रमों में विदेशों से पैसे और प्रायोजक मिल रहे हैं या जिसमें विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं, उन कार्यक्रमों के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी अनिवार्य है। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सरकारी अफसरों को भी विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। इस तरह तो विदेश मंत्रालय यूनिवर्सिटी का एक और वाइस चांसलर बन जाएगा। पहले भी अनुमति की प्रक्रिया थी मगर औपचारिक रूप से। लेकिन प्रेजेंटेशन की जांच, शोध पत्र की जांच, क्या ऐसे नियम किसी लोकतांत्रिक देश की गरिमा को बढ़ाते हैं? सोचिए, इस तरह की गाइडलाइन को देखकर दुनिया विश्वगुरु भारत और उसकी खस्ता हाल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचेगी? कश्मीर पर शोध पत्र पढ़ना हो तो क्या उसकी जांच मंत्रालय के अधिकारी करेंगे? अगर उन्होंने रोक दिया या कुछ हिस्सा हटा दिया तो क्या उसे लेकर शोधकर्ता को कोर्ट जाना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है? 20 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े वैज्ञानिकों ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे देश की सुरक्षा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति क्यों लेनी होगी? इन वैज्ञानिकों ने पूछा कि आंतरिक मामले क्या होते हैं? इससे तो भारत में विज्ञान के विकास की प्रक्रिया संकुचित होती चली जाएगी। आपको लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने देश में ऐसे नियमों को स्वीकार कर लेते, या भारत के ऐसे नियमों से वहां जाने वाले भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक या प्रोफेसरों की अच्छी प्रतिष्ठा होगी? जब प्रधानमंत्री जहाज चलाने का काम बाबुओं को नहीं देना चाहते हैं तो बाबुओं को शोध पत्र पढ़ने, उनके प्रेजेंटेशन को जांचने का काम क्यों देना चाहते हैं? क्या यह एक तरह का कंट्रोल नहीं है? वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे
मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। दिशा ए रवि के मामले में जहां पटियाला हाउस कोर्ट के जज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भौगोलिक सीमाओं से आजाद कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय आंतरिक मामलों के नाम पर अभिव्यक्तियों को भौगोलिक सीमाओं में बांध रहा है। 22 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि सरकार इन नियमों में बदलाव करेगी। उम्मीद है इस जजमेंट को भी पढ़ लेगी। बदलाव करने से पहले जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ग्लोबल हो सकती है तो फिर अकादमिक शोध पत्र आंतरिक मामला कैसे हो सकता है। 22 साल की यह लड़की बिना किसी गुनाह और सबूत के 7 दिनों तक जेल में रखी गई। उसने उस राज्य की शक्ति को करीब से देखा होगा जो तरह तरह की बातें बनाकर किसी को आतंकवादी साबित कर देने की महारत रखता है। जज ने अपने फैसले में कई बार लिखा है कि हिंसा साजिश से जुड़े सवालों को लेकर पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। इस फैसले में लिखा है कि सरकारी वकील ने मान लिया है कि टूल किट का गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा से कोई संबंध था, इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। यह बात दिल्ली पुलिस के लिए कितनी शर्मनाक है। व्यापक साजिश की दलील भी दलदल में उलझ गई। जज ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि इधर उधर की बातों से साजिश साबित नहीं होती, सबूत चाहिए होते हैं। सरकारी वकील के पास कोई सबूत नहीं था। जब पूछा गया कि पीजेएफ क्या प्रतिबंधित संगठन है, क्या कोई केस चल रहा है, तो उसका जवाब भी ना में था। गणतंत्र दिवस की हिंसा के मामले में गिरफ्तार लोगों से हुई पूछताछ से भी दिशा को लेकर कोई बात सामने आई है, इसका जवाब ना में था। दिशा के खिलाफ हर वो दलील जो गोदी मीडिया और नेताओं के जरिए आप तक पहुंचाई गई, पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। दिशा को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट किए। बीएल संतोष और गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को आप देख सकते हैं। बीएल संतोष ने अपने ट्वीट में कहा है कि 21 साल की उम्र को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपराध को छिपाने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं कि अगर 21 साल की उम्र आधार है तो वे परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर गर्व करना चाहेंगे। सोचिए, एक तरफ 22 साल की एक लड़की है और दूसरी तरफ सरकार के कद्दावर मंत्री, बीजेपी के नेता, मीडिया का बड़ा हिस्सा। यह सब कुछ बिना सबूत के हुआ। दिशा रवि के पिता बेहद संक्षिप्त और औपचारिक प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं। We have not done anything, any mistake, or my daughter has been done nothing wrong in anything. We have to believe in our this thing, judiciary. Yes, sir. Justification, whatever this thing. I am an Indian. We have to respect our country's rules and regulations. And you people knew the thing that we have not done any mistake, and I am very thankful. यह कोई साधारण केस नहीं था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उनके सामने थे दिशा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल के जिरह की भी तारीफ हो रही है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में अपने मुवक्किल की तरफ से कहा था कि अगर अपराध यह है कि मैंने शांतिपूर्वक विरोध किया तो मैं दोषी हूं। यदि अपराध यह है कि मैंने इस शांतिपूर्ण विरोध के बारे में विज्ञापन दिया है तो मैं दोषी हूं। यदि यह पैमाना है तो मैं निश्चित रूप से दोषी हूं। मसलन अगर योग है और मुझे योग की जगह कुंग-फू पसंद है, क्या मैं चीनी जासूस बन जाऊंगा? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनकी एफआईआर में। एफआईआर में उनका आरोप है कि मैंने चाय और योग पर हमला किया है। क्या यह देशद्रोह का पैमाना है? मगर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि बेल के आदेश में बातें ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके बावजूद बेल के आदेश की सीमाएं भी, जैसे मुचलकी की राशि, कम हो सकती थी। फैजान मुस्तफा का यह भी कहना है कि बेल के आदेश में इतना कुछ लिखने से बचा जाना चाहिए। उनकी यह दलील दूसरे मामलों में भी रही है। कन्हैया के बेल के मामले में भी उन्होंने कहा था, जब इस आदेश में कहा गया कन्हैया के मामले में कि जो नारे जेएनयू में लगे हैं वो एक संक्रमण की तरह हैं जिसे महामारी बन जाने से पहले ही रोक देना चाहिए। 6 महीने की बेल देते हुए कोर्ट ने कहा था कि संक्रमण फैल जाए तो दवाई देनी पड़ती है, नहीं तो गैंग्रीन हो जाता है, हाथ पैर काटना पड़ जाता है। मगर अभी कोर्ट दवाई देने का काम कर रहा है। आदेश में एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया गया था जो भारतीय कानून में नहीं है। फैजान मुस्तफा अब भी कह रहे हैं कि बेल का ऑर्डर संक्षिप्त होना चाहिए। बेल के ऑर्डर में रवीश, मैंने बार बार कहा है, जजेस को कम से कम बोलना चाहिए। कन्हैया कुमार का भी ऑर्डर बहुत लंबा था,
उसमें भी जेएनयू के टीचर्स को भी नसीहत दे दी गई। चिन्मय नंद का ऑर्डर भी बहुत लंबा था, उसमें विक्टिम के बारे में कई टिप्पणियां कर दी गई। इस बेल ऑर्डर में भी इतनी ज्यादा चीजें, सेडिशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहने की जरूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से ऑर्डर इतना होना चाहिए था कि कोई भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए बेल दी जा रही है। देखिए, बेल तभी डिनाई करनी चाहिए जब आपको उस आदमी की जरूरत हो इंटेरोगेशन के लिए, या आपको लगता हो कि वो आदमी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं समझता हूं भीमा कोरेगांव में भी बेल देने में जो देरी हो रही है, और जिसमें सीनियर सिटीजन्स, राइटर्स, एक्टिविस्ट, इमिनेंट लोग इन्वॉल्व हैं, उससे भारत की इंटरनेशनल छवि को नुकसान पहुंचा है। सफूरा जरगर के केस में मैं समझता हूं कि जो ह्यूमैनिटी का एलिमेंट था, उनकी प्रेगनेंसी का, उसको इग्नोर किया गया। वो ऑर्डर गलत हो सकता है, लेकिन धर्मेंद्र राणा को टारगेट करना यह बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, कोई भी जज जो है वो भगवान नहीं है। जजमेंट का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जज का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। सफूरा जरगर के केस में यूपा लगा हुआ था, उससे भी जज को कुछ डिफिकल्टी हो रही थी। यहां जज ने कहा कि कोई एविडेंस सामने नहीं है, वहां हजारों पेज की एविडेंस लाई गई। हो सकता है वो एविडेंस अब बोगस हो सकता है उस एविडेंस के बेसिस पे सफूरा जरगर को एक्विटी करे बाद में कोर्ट, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस सामने थी। जैसे मैं टीचर हूं, एक कॉपी खाली है और एक कॉपी में कुछ 1.5 पेज लिख दिया तो मैं 1 नंबर दे देता हूं। अब ये जो बात कही गई कि सफूरा जरगर के केस में यह हुआ बात कि पहला जो केस था उसमें बेल दे दी गई, उसी दिन एक दूसरी एफआईआर जो थी उसमें रिमांड कर दी गई, और जो तीसरी एफआईआर में मटेरियल कलेक्ट किया गया था उसको दूसरी वाले केस में यूज किया जा रहा है। ये लीगली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि सफूरा जरगर के केस में खास बात यह है कि लॉ को सही से समझा नहीं गया, और इस केस में भी टू बी फेयर टू धर्मेंद्र राणा जो जज हैं, उन्होंने सफूरा से एग्री करते हुए कहा कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज और डिसेंट बहुत प्रेशस हैं डेमोक्रेसी के लिए। वो डेमोक्रेसी को फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से जो है एक शेप देते हैं, उसका एवोल्यूशन करते हैं। लेकिन यहां उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो दिशा रवि का केस है उसमें उन्होंने कहा यह इनवॉयलेबल है। मैं ये समझता हूं कि इस पूरे केस में वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए जो एविडेंस उनके सामने आई। रियल मुद्दा जो था वो ये था कि जो सेक्शन 437 है सीआरपीसी का, वो साफ तौर से ये कहता है कि 16 साल से कम के बच्चों को, औरतों को, बीमारों को मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। और यूपा में बेल मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर जज प्राइमा फेसाई कन्विंस्ड है कि इस केस में कन्विक्शन हो जाएगा तो डिनाई कर सकता है, लेकिन मेरिट प्राइमा फेसाई लेवल पे देखी नहीं जाती, बेल की स्टेज पे मेरिट देखी नहीं जाती। इसलिए ये एक कंट्राडिक्शन है। मैं ये समझता हूं कि यूपा का सेक्शन 43 होते हुए भी सीआरपीसी का 437 अप्लाई किया जाना चाहिए था, और इस प्रोवाइजो के तहत सफूरा जरगर को भी बेल दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है कि सफूरा जरगर भी कोई टेररिस्ट नहीं है। और जज ने यह बात मानी कि भाई इन्होंने ब्लॉकेट करने की कोशिश की रोड पे, लेकिन वो जो एक जुमला लिख दिया उन्होंने कि अगर आपने चिंगारी लगाई है तो हवा उस चिंगारी को कहां तक ले जाती है उसे आप रोक नहीं सकते, वो मैं समझता हूं गैर जरूरी था। अंत में रवीश, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मजिस्ट्रेट का ओरिजिनल बेल ऑर्डर है सफूरा के केस में, उसमें पहली लाइन में ही लिखा है कि वो 13 वीक की प्रेग्नेंट हैं, और सरकारी वकील ने कहा कि ये इररेलेवेंट चीज है। उसके बाद जब एएसजे के सामने मैटर गया तब भी ये बात कही गई कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने अपोज नहीं की बेल और ये कह दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बेल दे दी जाए। मैं ये समझता हूं ये काम सरकार को और मजिस्ट्रेट को लोअर लेवल पे भी कर देना चाहिए था। धर्मेंद्र राणा की गलती यह है कि ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी और जो 437 में उनकी पावर थी औरतों को या सिक और इन्फर्म लोगों को बेल देने की, उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये एरर ऑफ जजमेंट का केस है, न कि डेलिबरेट डिनायल ऑफ जस्टिस या बेल टू सफूरा जरगर। दिशा के मामले में एक अन्य आरोपी शांतनु मुलुक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जो 25 फरवरी को होगी। उधर नवदीप कौर की जमानत पर सुनवाई 26 को होगी।
आज नहीं हो सकी क्योंकि हरियाणा सरकार नवदीप कौर की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। कुछ चीजें बगैर टिप्पणी के भी समझी जानी चाहिए। यह याद रखते हुए कि भारत में 60% गिरफ्तारियां गैर जरूरी होती हैं, अनुचित होती हैं। सोचिए, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन अपनी तीसरी रिपोर्ट में कहती है कि 60% गिरफ्तारियां गैर जरूरी या अनुचित हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन क्यों एक दूसरे के सामने हो गए हैं, वो भी रामदेव को लेकर। रामदेव की दवा को लेकर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आईएमए ने बयान जारी किया तो डीएमए ने बयान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की आलोचना क्यों की? शरद की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को बाबा रामदेव ने कोरोना उपचार की दवा क्या लॉन्च की। जो विवाद शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है। इसी की दिल्ली इकाई है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के झंडा बुलंद करने का कारण ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि उनका बाबा रामदेव की दवा लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होना कितना नैतिक था। हम लोग आईएमए के खिलाफ नहीं है, लेकिन आईएमए की इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं। जैसे उन्होंने बयान जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें कही हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के नहीं, पूरी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उन्हें सारे कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर हर्षवर्धन उसको एंडोर्स कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं या किसी तरह यूज़ करने की बात कह रहे हैं। जवाब में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़े तेवर कायम रखते हुए कहा कि डीएमए का ये बयान उसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन के इनपुट के आधार पर है। आईएमए ने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये बेहतर होगा कि वो बताएं कि कोरोनिल को क्यूरेटिव मेडिसिन के तौर पर समर्थन नहीं दे रहे हैं और ना ही इस गलत दावे में हिस्सेदार हैं। टेक्निकल जो जैसे बोलते हैं पास करने की, रिलीज करने की, ट्रायल्स की, वो सबकी हमने डिटेल मांग की है। अगर वो हमको दे देवे अच्छी तरह से तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, हम लोग मालूम हो जाएगा कि क्या दवाई है क्या नहीं है। और एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते वो काउंसिल के मेंबर है, तो उन्होंने एज ए मिनिस्ट्री एक तो ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में प्रमोट करना ये बराबर बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि की कोरोना दवा को गलत तरीके से निर्मित अवैज्ञानिक उत्पाद बताया था, तो बुधवार को पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने 4 पन्नों की प्रेस रिलीज जारी करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे खासे डॉक्टर भी साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, ये बहुत निराशाजनक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कभी भी मॉडर्न मेडिसिन को कमतर पेश नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी दिखाती है कि वो अन्य मेडिसिन सिस्टम को स्वीकार्यता दिलाने के लिए कितने ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। आज के हालात में ये बहुत दुखद है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल साइंटिफिक रिसर्च और उसकी समझ के प्रति कम ध्यान देते हैं और इसी कारण गलत तरीके से निर्मित अवैज्ञानिक उत्पाद जैसे आरोप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी लगाते हैं। कोरोनिल एक सबूत आधारित दवाई है, कोई खुफिया मेडिसिन नहीं, बल्कि इसके सभी तत्वों के बारे में आम जनता के बीच में जानकारी दी गई है। यही नहीं, सभी रिसर्च और समीक्षा के बाद सक्षम लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना बयान वापस ले। 6-7 महीने पहले वैसे ही दवाई लाई थी, तभी भी आईएमए ने उनके खिलाफ रिक्वेस्ट किया था कि हमको पूरा डिटेल दिया जाए, तभी वो दवाई विड्रॉ कर ली थी। लेकिन आज के तारीख में गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं जल्दी करती है और आज वापस दवाई लाई है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एक आयुर्वेदिक रिसर्च है, उसमें खाली 45 केसेस स्टडी किए गए हैं। आज वर्ल्ड ओवर कोरोना के इतने पेशेंट है, इतने मृत हो गए हैं और उसके स्ट्रेन भी बदली हो रहे, तो एक 45 ये कोई सैंपल सर्वे हो सकता है क्या आज के तारीख में? क्यों खाली एक 45 सैंपल सर्वे? इसके तो क्लैरिटी है ही नहीं ना इसके अंदर। एक कोरोना है और दूसरा कोरोना उपचार की दवा का विवाद है। दोनों की ही हालत इस समय एक जैसी है, ना कोरोना खत्म हो रहा है और ना ही कोरोना उपचार की दवा का विवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद है डॉक्टर बिरादरी खुलकर अपनी बात कह पा रही होगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं।
कोरोना की वैक्सीन मुफ्त नहीं लगेगी, सिर्फ सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में लगेगी, लेकिन जो लोग प्राइवेट केंद्रों पे जाकर लगाना चाहते हैं वो पैसे देकर लगा सकते हैं। कितने पैसे देने होंगे ये तय हो जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। उज्ज्वला योजना के दौरान जिन गरीब लोगों को गैस के सिलेंडर दिए गए थे, उन लोगों पर सिलेंडर के महंगे होने का क्या असर पड़ा है, आलोक पांडे ने ऐसे ग्रामीण परिवारों से मुलाकात की है। लखनऊ देहात की इस गैस एजेंसी पर सिलेंडर भरवाने के लिए कम ही लोग आ रहे हैं। इसकी 15 किलोमीटर की हद में 40 गांव आते हैं और तकरीबन 6,500 ग्राहक हैं। इनमें से आधे लोगों को मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, जो गरीब लोगों के लिए है। पिछले 6 महीनों में गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए तक बढ़ गए हैं। इस दौरान सिलेंडर भरवाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस एजेंसी पर अप्रैल 2020 में 4,059 मीट्रिक टन गैस बेची गई। इस समय कोविड की वजह से मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जुलाई 2020 में 3,209 मीट्रिक टन गैस बेची गई। जनवरी 2021 में ये घटकर 2,679 मीट्रिक टन ही रह गई। दाम जब नॉर्मल ही रहेंगे, औसत में रहेंगे, तभी हमारा लोगों का भी फायदा है, एजेंसी का तभी फायदा। जब रिफिल ज्यादा होगी तो एजेंसी का फायदा होगा, वो कस्टमर को भी आसानी रहेगी गैस लेने में। कुछ किलोमीटर दूर मुन्नूपुरवा गांव में सुमन पिछले 8 महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पाई हैं। उनके घर में रोज 4 लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जाता है। खेती से उनके परिवार की कमाई तकरीबन 6,000 रुपए महीना है। उनको 2 साल पहले उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला था। सरकार तो कहती है कि आपकी सुविधा के लिए दिया है तो इतनी महंगी है तो कहाँ हम भरा पीबे। 500-600 के 800 का है तो कहाँ भरा पीबे हम। जैसे 500 का हो तो भले ही भरा ली, अब कोशिश तो करे थे लेकिन भरा नहीं पाते हैं। इस समय लगभग 775-78 के आसपास गैस है और 35 रुपए सब्सिडी मिल रही है। 35 रुपए सब्सिडी, 35 रुपए 17 पैसे सब्सिडी है। अगर थोड़ी बहुत राहत सरकार की तरफ से, मतलब लगभग 6:45 और 6:30, 6:45, 6:30, 7, अगर इस रेंज में हो मतलब तो ज्यादा ठीक रहेगा जो है। पिछले साल सितंबर में लोकसभा में पेश किए गए इस डेटा से बल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उज्ज्वला योजना में शामिल लोगों ने 2019-20 के दौरान औसतन 3 सिलेंडर इस्तेमाल किए, यानी 4 महीने में 1 सिलेंडर। इस डेटा के सामने आने के बाद सिलेंडर की कीमत 170 रुपए बढ़ चुकी है। इस बात में शायद कोई भी शक नहीं है कि गैस सिलेंडर्स जो एक ज़माने में लाइन लगा के जिनको हमें लेना पड़ता था, अब वो हर जगह पहुंच गए हैं, खासकर हमारे गांव देहात में। लेकिन शायद सरकार के सामने एक चुनौती ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीफिल्स जो होते हैं सिलेंडर के वो पहुंच पाए, और वो शायद तभी होगा जब ये सिलेंडर रीफिल्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।